दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में छपे लेख कैन इंडिया बिकम अ टेक्नोलॉजी लीडर और इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर इंडियन डायस्पोरा सर्व्स एज लिविंग ब्रिज कनेक्टिंग इंडिया टू वर्ल्ड MOS-MEA के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। ये ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है विज्ञान एवं तकनीकी दुनिया में कितना अग्रणी भारत। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बीती 9 जनवरी को देश भर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि भारतीय प्रवासी भारत को दुनिया से जोड़ने के लिए एक सेतु की तरह काम कर रहे हैं। बता दें कि ये दिन 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटने की स्मृति में मनाया जाता है। गौरतलब है कि दुनिया में रहने वाले भारतीय प्रवासी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व तकनीक जैसी सेवाओं में कई उच्च पदों पर काम कर रहे हैं। बात चाहे गूगल के CEO सुंदर पिचाई की हो, ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल, नोकिया के पूर्व CEO राजीव सूरी आदि जैसे प्रवासी भारतीयों की ही क्यों न हो, इन सभी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भारतीय ताकत की एक मजबूत इमारत खड़ी कर दी है। ये भारतीय प्रवासी नवाचार, तकनीक और रचनात्मकता के क्षेत्र में शानदार काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि दुनिया के अन्य देशों के समान ही भारतीयों के पास भी विचारों की एक समृद्ध विरासत है। हमें हर दिन नित नई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में भारतीय लोग विज्ञान एवं तकनीक की दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। बावजूद इसके भारत तकनीकी दुनिया का नेता बनने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। इस क्षेत्र में अभी भी अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों का ही दबदबा है। हालिया कई शोधों और लेखों में भारत की इस विफलता के लिए जिम्मेदार कारकों और चुनौतियों की पड़ताल की गई है। लिहाजा इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए हम विज्ञान एवं तकनीक की दिशा में भारत की उपलब्धियों और इस दिशा में मौजूदा चुनौतियों को विस्तार से देखेंगे। साथ ही उन प्रयासों को भी जानेंगे जिनको अपनाकर भारत दुनिया के तकनीकी रूप से अग्रणी देशों में शामिल हो सकता है। तो आइए इन्हीं सब पहलुओं पर विचार करते हैं और सबसे पहले जानते हैं विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के बारे में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा करने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्या समझते हैं। विज्ञान वह व्यवस्थित गतिविधि है जो भौतिक दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करना चाहती है, जबकि प्रौद्योगिकी वह गतिविधि है जो इस ज्ञान का उपयोग उत्पादक कार्यों में करती है। जैसा कि परिभाषा से ही स्पष्ट है कि विज्ञान और तकनीक आज की दुनिया में एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। भारत के विकास में विज्ञान एवं तकनीक की अहमियत को सरकार और नीति निर्माताओं ने भली भांति स्वीकार किया है। आजादी के बाद भारत ने रेडियो, दूरदर्शन, संचार व्यवस्था, प्रसारण यंत्रों, रडार, आणविक रिएक्टर, ऊर्जा नियंत्रण, जल के भीतर संचार व्यवस्था जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के विभिन्न तरह के यंत्र बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। इसके अलावा 1950 के दशक की शुरुआत में जब भारत में योजना और औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, तब यह कदम विकासशील देशों की दुनिया में सबसे महत्वाकांक्षी कदम था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया गया था कि देश के आर्थिक विकास का सबसे अहम घटक समुदाय द्वारा आधुनिक विकास और तकनीक को अपनाने की तत्परता है। इस दशक में अनुसंधान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT जैसे अंतरिक्ष और परमाणु संस्थानों की स्थापना विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में प्रगतिशील भारत की शुरुआत थी। इनमें से कई संस्थानों ने विश्व स्तरीय मानकों को हासिल किया हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का विकास बेंगलुरु और हैदराबाद में सबसे तेज गति से हुआ। इसके अलावा नवीनतम तकनीकों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का वित्त पोषण इन प्रयासों में शामिल रहे। राज्य स्तर पर राजकीय विज्ञान और तकनीकी परिषद स्थापित किए गए। 1971 में विज्ञान एवं तकनीक विभाग यानी DST की स्थापना हुई। DST की प्रौद्योगिकी मिशन योजनाएं स्वच्छ ऊर्जा और जल के क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और नवाचार पर केंद्रित हैं।
सरकार के सहयोग और समर्थन के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष अनुसंधान, विनिर्माण, जैव ऊर्जा, जल तकनीक और परमाणु ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश और विकास भी हुआ है। स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और जल प्रौद्योगिकी अनुसंधान पहलों के तहत कई क्षेत्रों में मौजूदा योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया है। इनमें स्मार्ट ग्रिड, ऑफ ग्रिड, ऊर्जा दक्षता निर्माण, वैकल्पिक ईंधन, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ ऊर्जा सामग्री, नवीकरणीय और स्वच्छ हाइड्रोजन, उत्सर्जन में कमी लाने वाली टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर का उपयोग और भंडारण तथा जल प्रौद्योगिकियों को शामिल करना शामिल है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी SERB सर्ब की विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च यानी वज्र संकाय योजना भारतीय अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए लाई गई। इसके तहत NRIs और OCIs सहित विदेशी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को भारत के सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों और विश्वविद्यालयों में एक विशिष्ट अवधि तक काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सब के अलावा कृषि के क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद औद्योगिक विकास की दिशा में CSIR और DRDO की स्थापना सराहनीय कदम रहे। इसके अलावा ICAR, ISRO, ICMR, CDEC, NDRI, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IITs और भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISCs जैसे कई विश्वविख्यात संस्थान भारत में स्थापित किए गए। इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में परमाणु शक्ति आयोग और ट्राम्बे में भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र यानी बार्क की स्थापना तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात में परमाणु ऊर्जा के केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। भारत की अंतरिक्ष तकनीक ने लगातार तरक्की की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मकसद राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। बहुत सारी बीमारियों के इलाज में कई कोशिशें की जा रही हैं। भारत ने कोविड-19 से जुड़ी चुनौतियों के समाधान की दिशा में भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध कार्य शुरू किए हैं। कई देशों के साथ जरूरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क लागू किए गए हैं ताकि कोविड-19 के खिलाफ समाधान खोजा जा सके। इन कार्यक्रमों का फोकस मुख्य रूप से बुनियादी शोध, निदान, चिकित्सा और टीकों पर केंद्रित उद्योगों और स्टार्टअप कंपनियों के साथ सहयोग से होने वाले विकास पर है। भारत के पास डिमांड और सप्लाई के कई ऐसे कारक हैं जो इसे तकनीकी मोर्चे पर आगे बढ़ा रहे हैं। भारत में तृतीयक शिक्षा के लिए नामांकित लोगों की संख्या चीन को छोड़कर अन्य सभी देशों में उनकी संख्या से बहुत अधिक है। साल 2019 में यह आंकड़ा 35.2 मिलियन लोगों का था। यूनेस्को के डेटा की माने तो साल 2019 में भारत में STEM यानी STEM कार्यक्रमों से स्नातकों की संख्या 32.2% थी, जो अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक में से एक है। यहाँ STEM से तात्पर्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित से है। इन सभी पहलुओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में अनुसंधान और विकास कार्यों की रफ्तार कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। भारत में शोध कार्य की दिशा में हुई प्रगति को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अभी ऐसे कई अवरोध हैं जिन्हें पार करना विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए अब इस क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों पर एक नजर दौड़ा लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत विज्ञान एवं तकनीक के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों के साथ कदमताल मिलाने की दिशा में प्रयासरत है, लेकिन ऐसी कई समस्याएं हैं जो इस राह में भारत के कदमों को पीछे की तरफ धकेल देती हैं। इसमें सबसे पहली समस्या स्कूली शिक्षा को लेकर है। दरअसल कुछ शहरी स्कूलों को छोड़ दें तो देश के तमाम स्कूलों की शिक्षा आज भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। ये शिक्षा विद्यार्थियों के ग्रेड कार्ड को संवारने को अधिक तवज्जो देती है। अन्य पाठ्येतर गतिविधियों, नवाचार एवं तकनीकी शिक्षा और कौशल उन्मुख शिक्षा इत्यादि पर जोर नहीं देती। स्कूली शिक्षा में भारत की खराब उपलब्धियां विज्ञान, तकनीक, शोध आदि के क्षेत्र में भारत की प्रगति की राह में कई रुकावटें पैदा करती हैं। दूसरी समस्या इस क्षेत्र में किए जाने वाले व्यय को लेकर है। GDP के अनुपात के रूप में भारत में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय में जहां बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, वहां इसके उलट लगातार गिरावट ही देखी गई। साल 1990-91 में जो आंकड़ा 0.85% था, वह साल 2018 में घटकर
6.5% तक आ गया। वहीं अगर चीन और दक्षिण कोरिया की बात करें तो ये अनुपात बीते कुछ सालों में बढ़कर साल 2018 तक क्रमशः 2.1% और 4.5% तक पहुंच गया। अब तीसरी समस्या की बात करें तो तीसरी समस्या इलेक्ट्रॉनिक सामानों को लेकर अन्य देशों पर निर्भरता है। गौरतलब है कि भारत दुनिया में सभी प्रकार की नई तकनीकों के लिए एक बड़ा बाजार है। मोबाइल फोन के निर्माण में आवश्यक और उच्च मूल्य वाले इलेक्ट्रॉनिक घटकों और तकनीकों पर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण रहता है। इस क्षेत्र से मिलने वाले राजस्व का एक बड़ा हिस्सा ये कंपनियां ले लेती हैं। इस मामले में चीन भारतीय बाजारों में काफी पैठ जमाए बैठा है। चाहे वो मोबाइल फोन से जुड़े कलपुर्जों की बात हो, मोबाइल चिप्स की बात हो या फिर मोबाइल की बिक्री की ही बात क्यों ना हो, भारत चीन के लिए एक बहुत बड़ा बाजार मुहैया कराता है। भारत के पास इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या तो जल्द ही दोगुनी होने वाली है, लेकिन भारत आज भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए अन्य देशों पर निर्भर है। भारतीय घरेलू उद्योग इसका लाभ हासिल करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। उदाहरण के लिए भारत अभी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में अपनी क्षमता से काफी नीचे काम कर रहा है। भारत के आयात बिल में तेल के बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान और इससे जुड़े घटक दूसरे स्थान पर आते हैं। 2020-21 के आंकड़ों की माने तो इस उद्योग में भारत का आयात इसके निर्यात का लगभग 5 गुना है। अब बात करते हैं चौथी और सबसे अहम समस्या की, जो है ब्रेन ड्रेन की। दरअसल भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर संतोषजनक नहीं है। जो विश्वविद्यालय इस दिशा में ठीक काम कर रहे हैं, वहां दाखिला पाना बेहद दुष्कर होता है। तो ऐसे में सीमित सीटों की वजह से यहाँ दाखिला पाना दुष्कर होता जा रहा है। ऐसे में कई प्रतिभावान छात्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित पढ़ने के लिए बाहर के देशों की तरफ रुख करने लगते हैं। सरकारी स्कॉलरशिप और अनुदान की वजह से भी छात्रों का बाहर जाकर पढ़ना आसान हो गया है। इतना ही नहीं, अच्छी नौकरियों और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में कई प्रतिभाशाली लोगों का अमेरिका, ब्रिटेन और रूस आदि जैसे देशों में पलायन होता गया। जिन क्षेत्रों में अधिक पलायन देखा गया है वे हैं शिक्षा, शोध कार्य, विज्ञान एवं तकनीकी विकास और चिकित्सा आदि जैसे पेशे। साल 2019 तक अमेरिका में 2.7 मिलियन भारतीय अप्रवासी मौजूद थे। ये आंकड़ा इस देश में मौजूद सबसे अधिक शिक्षित और पेशेवर रूप से संपन्न समुदायों में से एक है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक भारत में सामाजिक समानता के लिए जोर शोर से प्रयास नहीं किए जाएंगे, तब तक लोग बेहतर पढ़ाई और रोजगार की तलाश में विदेश जाकर बसते रहेंगे और ये ब्रेन ड्रेन जारी रहेगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इन समस्याओं से कैसे निजात पाई जाए। तो आइए देखते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। विज्ञान तकनीक से जुड़ी किसी भी समस्या से निजात पाने का सबसे पहला उपाय है भारत में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना। भारत को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार लाने के लिए शिक्षा पर अपने सार्वजनिक खर्च में तेजी से वृद्धि करने की जरूरत है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या की कमी को दूर किया जाए। साथ ही देश के विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक संस्थानों को प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वे विज्ञान, शोध और नवाचार में करियर बनाने का अवसर हासिल कर सकें। इन सभी के साथ साथ भारत को अपनी तकनीकी क्षमताओं में भी सुधार लाना होगा। इस दिशा में मेक इन इंडिया पहल का तेजी से फायदा उठाने की जरूरत है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि यह पहल निजी उद्योगों के लिए महज कारोबार सुगमता में बढ़ोतरी तक ही सीमित न रह जाए। भारतीय उद्योगों को अपनी तकनीकी क्षमताओं को और अधिक गहन एवं व्यापक बनाने की दरकार है। इसके अलावा भारत को अपने निजी क्षेत्र के साथ साथ अपने सार्वजनिक क्षेत्र को और अधिक मजबूती भी देनी होगी, क्योंकि एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र निजी व्यवसायों और लोगों के लिए अधिक अवसर प्रदान करेगा। छोटे और मध्यम वर्ग के उद्यम तभी फल फूल सकेंगे जब सार्वजनिक रूप से सृजित तकनीकों के प्रसार के लिए पर्याप्त तंत्र मौजूद होंगे। विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में चीन को इसलिए कामयाबी हासिल नहीं हुई कि वह एक पूंजीवादी देश है, बल्कि उसे ये कामयाबी सार्वजनिक क्षेत्र, मार्केट्स और वैश्वीकरण की ताकत को मिलाकर मिली है। चीन ने सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों यानी SOE का निजीकरण करने या उन्हें कमजोर होने देने के बजाय उन्हें पुनर्गठित किया, जिसका परिणाम ये हुआ
कि चीन में सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों ने पेट्रोकेमिकल्स और दूरसंचार जैसे रणनीतिक रूप से अहम और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मशीनरी जैसी तकनीकी रूप से गतिशील उद्योगों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। कुछ इसी तरह की कहानी अमेरिका की भी है, जिसकी वजह से वह दुनिया के तकनीकी रूप से अग्रणी देशों में शुमार है। इन सब के अलावा भारत में शोध कार्यों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में बेहतर राष्ट्रीय सुविधाओं का निर्माण करना होगा। केंद्र और राज्यों के मध्य प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी कार्यक्रम चलाए जाएं। यही प्रक्रिया भारत को अन्य देशों के साथ भी अपनानी चाहिए जो विज्ञान, तकनीक और शोध कार्यों में अग्रणी हों। भारत को अनुसंधान एवं अवसंरचना निर्माण के लिए मेगा साइंस प्रोजेक्ट में निवेश करना होगा। साथ ही साथ अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों में उचित संस्थागत एवं अवसंरचनात्मक निर्माण कार्यों की भी जरूरत है। भारत क्वांटम कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोम अनुक्रमण, नैनो तकनीक, स्पेस तकनीक और नवीन कृषि तकनीकों आदि जैसी तकनीक के अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है। लेकिन अभी भी विज्ञान एवं तकनीक की दिशा में कारगर योजनाओं में पर्याप्त निवेश करने और इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में तेजी से प्रयास करने की दरकार है। हालांकि मौजूदा समय में भारत सरकार ऐसी कई योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है, जैसे कि इंस्पायर यानी इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च स्कीम, टेक्नोलॉजी विजन 2035, अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब, अवसर यानी ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च प्रोग्राम, उपग्रह संचार नीति, भारत नेट कार्यक्रम, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि। इसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने और फंडिंग करने की दिशा में काम कर रहा है। यदि इन सभी प्रयासों पर तेजी से और गंभीरता पूर्वक काम किए जाएंगे तो निस्संदेह ही भारत दुनिया के तकनीकी सोपान क्रम में ऊपरी पायदान पर पहुंच सकने में कामयाब हो पाएगा और विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शुमार हो सकेगा। आइए अब बारी है आज के सवाल की। आगे आने वाले दशकों में भारत तकनीकी दुनिया का नेता बन सकता है। इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि भारत के तकनीकी क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों को कैसे कम किया जा सकता है।